नमस्कार। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय के इस खास मुहिम में आप तमाम दर्शकों का मैं कवि नीलेश हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और खैर मकदम करता हूं। आज हमारे बीच जो एक महान शख्सियत मुखातिब होंगे जो बहुत कम उम्र में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। ACSM के डायरेक्टर भी हैं और अल हसनैन फाउंडेशन के निदेशक भी रहे हैं और वर्तमान समय में फ्री रहबर कोचिंग सेंटर के निदेशक भी हैं और बेहतरीन शख्सियत हैं। इनकी कहानी इनकी जुबानी जानते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, आप ACSM कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर, हम पंचवीर में रहते हैं और वहाँ पर जो सिचुएशन है जैसे कि स्टूडेंट की, सभी स्टूडेंट पंचवीर से बेगूसराय पढ़ने के लिए आते हैं जी। सभी के पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि मेरा बच्चा कहाँ पे होगा, कैसे होगा, और स्टूडेंट को एक बहाना मिल जाता है कि घर से निकले घंटा के लिए क्लास करने के लिए और बेगूसराय में सारा दिन बर्बाद कर देते हैं। तो हमारे दिमाग में ये चीज़ खटक रहा था, तो हम सोच कर अपना ACSM कोचिंग सेंटर में अच्छी लागत से अनुमंडल लेवल का मैंने ओपनिंग करवाया और बेगूसराय के सांसद जी उस समय मौजूद थे, स्वर्गीय भोला सिंह जी, वो आए थे ओपनिंग करने के लिए उसमें। सर, इसके लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। सर, आपने पंचवीर बलिया में इसका शुभारंभ किया, तो इसके पीछे का कारण क्या था? देखिए सर, आज से 3 साल पहले मैंने ओपनिंग करवाया था अपने सेंटर को जी, और 3 साल पहले भी हम छोटे भी थे जी। तो इस कारण से जब हमारे साथ जो हमारे फ्रेंड वगैरह जो थे, तो उसको देखते हुए हमने खास कर सोचा कि जब हम यहाँ पर जन्म लिए हैं, क्यों ना इस क्षेत्र को बड़ा किया जाए। इस लेकर के मैंने अपने सेंटर को वहाँ पर ओपनिंग करवाया ताकि हमारे गांव का नाम हो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम हो। सर, कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन लगाने में बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं, तो फिर इतना खर्चा एक छोटी उम्र में आपने कैसे पूरा किया? देखिए सर, सबसे पहले तो ख्वाहिश होनी चाहिए आदमी को कि मैं ये काम कर रहा हूँ। जब तक ख्वाहिश जागेगी नहीं तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैंने ऐसे आप लोग जैसे लोगों से मिलकर एक मीटिंग की, सर ऐसे मैंने काम कर रहा हूँ, तो कुछ लोन भी ली मैंने, कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी हमारे ठीक थे, मैं उनसे कुछ पैसे लिए। लेने के बाद मैंने अपनी कोचिंग में 15 से 17 लाख रुपए खर्च किए, तब जाके मैं अपनी कोचिंग को अच्छे से खड़ा कर पाया हूँ और अभी वो कोचिंग सही सलामत और चल रही है। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं जी, फिर आप एक NGOs भी चलाते हैं, तो ये सोच कहाँ से आई? सर, मैंने जैसे ही अपने क्लास मतलब कि अपनी कोचिंग जब जा रहे थे हम, तो मैंने देखा कि हमारे क्लास में जो हमारे कंप्यूटर सेंटर में जो स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए आ रहे थे, उसमें से वैसे स्टूडेंट भी थे जिन्हें पढ़ने के लिए पैसा भी नहीं होती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक NGO का भी हम ओपनिंग करें, उनका गठन करें। गठन करने के बाद वैसे बच्चे को जो पढ़ने में पढ़ाई करने के लिए चाहते हैं, उसके पास पैसा नहीं है, माली हालत से वो बहुत मजबूर है, इस कारण से मैंने NGO का ओपनिंग करवाया ताकि लोगों का हेल्प कर सकें हम। सर, NGOs का नामकरण क्या रखा आपने? मैंने रखा है अल हसनैन फाउंडेशन पंचवीर के नाम से जी। तो अल हसनैन, ये नामकरण आपको कहाँ से सूझा? जी सर, बहुत अच्छी सवाल है। कोई भी गार्जियन होता है ना, तो जब मैट्रिक हम लोग कर लेते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा कुछ ऐसा करे जो हमारा नाम रोशन हो। हमारे फादर आज से 8 साल पहले मतलब गुजर चुके हैं दुनिया से, तो मैंने सोचा कि उनके ही नाम से मैं फाउंडेशन का नाम रखूं ताकि इसी बहाना उनका नाम भी होता रहे और उनके नाम से हम लोग जीते रहें, हम लोग बढ़ते रहें आगे। सर, इतने कम उम्र में आपके पिताजी का देहांत हो जाना, ये आपको कितना दुखद लगा था? जी सर, बहुत ज़्यादा दुखद लगा था और उस समय उनका एक ही चीज़ मुझे याद आ रहा था कि बेटा हमारे ज़िंदगी में कुछ करना तो कर लो। ये बात मुझे ये बार बार याद आ रही थी, तब मैंने ठाना कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और आप लोग की दुआ से अभी कर रहा हूँ और धीरे धीरे बढ़ भी रहा हूँ। सर, उसके बाद की जिम्मेवारी आप पर आ गई होगी, तो इसकी पूर्ति आपने कैसे की? जी सर, जिम्मेदारी तो खैर आई कम सम, क्योंकि हम सबसे छोटे घर में हैं और हमारे एक 3 भाई बाहर रहते हैं, तो उसमें एक भाई का भी डेट कुछ दिन पहले ही हो गया। सऊदी अरब में थे, एक एक्सीडेंट में उनका हादसा हो गया था, वो डेट कर गए थे वहाँ पे।
तो फिर भी मुझे तो उसके बाद मैं और अपने आप को मजबूत किया कि मुझे और कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करने के बाद मैं अपने मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। इसके लिए शुभकामनाएं भी और बड़ी दुखद खबर भी है। सर, आप का एनजीओ अल हसनैन फाउंडेशन, इसका मकसद क्या है? सर, इसका मकसद ये है कि जो समाज में दिन पर दिन घटना ये हो रही है कि कोई किसी का शादी जब हो रहा है तो बेटी को दहेज नहीं मिल पा रही है, उसे मारा जा रहा है दहेज के लेकर के। तो मैंने इसलिए गठन किया हूँ ताकि समाज में ऐसी किसी को जो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे उसके दहेज के लिए हो, शादी के लिए हो, डॉक्टर के यहाँ ले जाना हो, उसकी पैसे घट रही है उसके लिए हो, एजुकेशन की ज़रूरत उसको हो लेकिन वो पैसा के इससे नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, उसके लिए मैंने गठन किया ताकि माहौल को हम एक शिक्षित बना सकें। सर, इतने कम उम्र में आप इसका निर्वहन कैसे कर लेते हैं? सर, तो ये तो मैंने पहले ही कहा है कि एक हौसला होना चाहिए अपने आप में कि मैं ये काम करूँगा, एक जुनून होनी चाहिए। जैसे सर आप देख रहे हैं ना कि शाम हुई है तो सुबह ज़रूर होगी, वो लेकिन धीरे धीरे होगी। इसी तरह मैंने एक ये चाहा कि मैं अभी इस काम को अगर अच्छे से करूँगा तो इससे कुछ आगे कुछ कर पाऊँगा। अगर मैं अभी यहाँ से कुछ पीछे हट जाता हूँ, मुझे लगे कि मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, लोग बोलते भी हैं कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो ये वो, बस एक ही सवाल लेती है कि हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उसका बेटा उनके लिए कुछ कर जाए, तो मैं उनके लिए कुछ कर रहा हूँ। सर, आपने बहुत पहले सोचा, ये अच्छी बात है, क्योंकि गोपाल दास नीरज की भी पंक्ति है कि काड़वा गुजर गया गुबार देखते रहे। तो सर, आप एक माइनॉरिटी के लिए रहबर कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं। जी सर। तो इसका मकसद क्या है? सर, जो हमारा पंचवीर है गांव जो है वो मतलब कि बहुत मूर्खता वहाँ है, वहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है, शिक्षा ज़्यादा है। जी। वहाँ पे मैंने सोचा कि एक साल मैंने लगातार बिहार अंजुमन जो बहुत बड़ी ORG है जी, उनसे मैंने बात की, उनके द्वारा मैं अपने फाउंडेशन के द्वारा जोड़ा। उन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाकर उन्होंने कहा कि आप रहबर कोचिंग सेंटर डिस्ट्रिक्ट में एक है सिर्फ हमारे पास जी, उसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं जी, 8, 9, 10 के बच्चे पढ़ते हैं। हर महीने उसमें बच्चे के मनोबल के लिए अवार्ड सेरेमनी करवाते हैं। हमें कुछ न कुछ लोगों को बुलाते रहते हैं, पदाधिकारी हो, अनुमंडल पदाधिकारी हो, चाहे प्रखंड पदाधिकारी हो। हर महीने इस प्रोग्राम को हम करते हैं ताकि बच्चे के मन में एक जिज्ञासा जागे कि मैं पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई तो करने से फ़ायदा तो है ही है, साथ में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छे नंबर ला रहे हैं, वो लाने के बाद भी मुझे कुछ हासिल वहाँ से हो सकता है। सर, आप फ्री शिक्षा देते हैं जी सर, और बहुत सारा बच्चा चाहता है कि फ्री में कंप्यूटर का शिक्षा मिल जाए मुझे। जी सर। तो इसका चयन आप कैसे करते होंगे? देखिए सर, कोई चीज़ अगर बिल्कुल फ्री कर देते हैं तो फ्री ऐसा होता है जी। तो मैंने क्या किया कि अपने कंप्यूटर सेंटर में एक प्रतियोगिता एग्ज़ाम निकाल दिया जी। जो बच्चा जितना नंबर लाएगा उतना छूट मिल जाएगा जी। तो मैंने पिछले साल बहुत अच्छी मेहनत की, 700 लगभग स्टूडेंट उसमें भाग लिए हैं। एक कॉलेज को मुझे बुक करना पड़ा था, उनसे प्रिंसिपल से बात करनी पड़ी थी, तो बात करके बहुत सारे बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम देने के बाद सभी का रिजल्ट आया, रिजल्ट भी नेट पे आया, सही बच्चे रिजल्ट अपने देखें और हमारे एडमिशन कराने के लिए आए। तो उनका एक मनोबल बढ़ा, उनके पेरेंट्स को भी लगा कि हमारा बच्चा इतना नंबर लाया, माने कि 100 में 80 नंबर लाया जैसे, तो हमारा कोई फ़ी अगर 5000 का तो उसमें 80% लेस हो गया। तो बच्चा को भी लगा कि मुझे कि हमने इतना नंबर लाया, पढ़ाई में उसको थोड़ा सा बढ़ावा भी मिलेगा कि मैंने कुछ नंबर लाया है तो कंप्यूटर सीखना भी है, तो उसका मतलब मनोबल जागेगा, पढ़ाई करने के लिए हमारे पास पहुंचेगा। सर, कमज़ोर बच्चों के लिए, ये तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है, कमज़ोर बच्चों के लिए आपने क्या किया? देखिए सर, इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं हम जी 1 से 8 तक का ही पूछते हैं, वो भी हिंदी मीडियम से पूछते हैं, बिहार बोर्ड के लेवल से पूछते हैं। और उसमें 30 नंबर साइंस, 30 नंबर मैथ, 30 नंबर इंग्लिश, 30 नंबर इस तरह करके 100 नंबर का पूरा करते हैं। और वो एकदम जो हमारी ज़िंदगी में जो चल रही है रोज़ाना, जो बेसिक क्वेश्चन उसे मतलब उसमें यूज़ करते हैं ताकि हर बच्चे, अगर सर वो क्वेश्चन भी अगर वो बच्चा ना बना पाए तो समझ जाइए सर कंप्यूटर कैसे सीख पाएगा जी। तो उससे यही पता चल जाता है कि बच्चा कुछ करने के लायक है, क्या करने के लायक नहीं है जी। सर, आप एनजीओज चलाते हैं जी सर, तो इसका पूरा खर्चा बहुत ज़्यादा होता होगा, तो इसका पूरा निर्वहन कैसे करते हैं आप? देखिए सर, सबसे पहले कि मैं छोटा हूँ जी, और लेकिन मेरा दिल है वो बहुत बड़ा है जी। आप लोगों के जैसे ही बड़े बड़े आदमी से मैं कांटेक्ट हूँ, वो लोग भी मुझे बहुत मानते हैं। हमारे
विधायक जी भी हैं, बहुत लोग हैं हमारे जो बगल बगल में, जैसे कि डॉक्टर तनवीर हसन जी, और हमारे बेगूसराय के सामाजिक कार्यकर्ता भी अच्छे हैं, हमारे लखमीनिया के जहांगीर भाई। इस तरह लोगों से मैं कांटेक्ट किया, उन्होंने देखा कि इनके अंदर है जिज्ञासा लड़का कुछ करने वाला है। मैंने उनसे बात किया कि अभी लॉकडाउन का समय है, कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो भी बोले ठीक है ना, आप करो, मैं देखता हूँ। कुछ न कुछ वहाँ से भेजें। मैं पैसा भेजने के बाद मैंने अपनी टीम के साथ एक बैठक की। हमारी टीम भी एक से लेकर के अब आप लोग की दुआ से 500 टीम हमारी हो गई। 500 में हम लोगों ने अपने आप एक चंदा की, अपने एक बिल काटा कि इतना हम लोग को देना है जी। ज़िंदगी में वैसे कुछ ना कुछ तो करता ही रहना चाहिए ना, अपने ज़िंदगी के लिए चल रहे हैं तो कुछ तो करना ही है ना, क्योंकि हम तो अच्छे से जी रहे हैं, अब कोई लोग तो जी भी नहीं रहा है। शहर में योगदान देना चाहिए जी सर। तो हम लोग मिला करके कम से कम उसमें 3 से 4 लाख रुपए जमा कर लिए 500 टीमों में, और लगातार अपने गांव को चयन किया कि कहाँ पे वैसे आदमी की स्थिति गंभीर बनी हुई है जहाँ पर उसके अनाज की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैंने सभी जगह जाके पढ़वाया, दिया, परमिशन ली एसडीओ साहब से, तो उन्होंने परमिशन तुरंत वहाँ कर दिए, क्योंकि ये काम अच्छी काम थी। तो मैं सारे प्रखंड में जहाँ जहाँ देखा ज़रूरत पड़ रही है वहाँ जा करके मैंने बांटा। सर वर्तमान समय में कोरोना काल है जी सर, तो एनजीओज का कहीं ना कहीं काम है कि इस विपत्ति में भी अपना सहयोग करे, तो आपका एनजीओ अल हसनैन फाउंडेशन ने इस कोरोना काल में कौन कौन सा कार्य किया है? देखिए सर, फर्स्ट में कुछ काम करने के लिए कुछ खुद भी खर्च करनी पड़ती है जी। मैंने सोचा कि सबसे पहले की ज़रूरत अभी मास्क की है जी। मैंने 10,000 मास्क बनवाए। 5 टीम में से ही 5 स्टूडेंट को, मतलब 5 मेंबर को मैंने लिया जी। 5 मेंबर जो थे वो सिलाई जानते थे जी। मैंने कपड़ा मंगाया, उसे सिलाई करने के लिए दिया, वो भी मुझे बहुत हेल्प किए। तब जाके मैंने 10,000 मास्क को बनवा करके, जितने भी CSP सेंटर है SBI का अगल बगल जो भी है जहाँ पे भीड़ लगती थी जी, मैंने सभी जगह जा करके मास्क दिया, सबको सैनिटाइज करवाया। हर CSP सेंटर में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया। वो करवाने के बाद जो हमारा वीडियो या फिर हमारा फेसबुक जो पोस्ट हुआ, उस पोस्ट से NMCH पटना जी, PMCH पटना, उनकी एक डॉक्टर की टीम, उन्होंने देखा तो बहुत ही उन्होंने खुश हो गए कि इतनी कम उम्र में जो इतना कर रहा है तो कुछ तो बात है। हाँ, एक जज्बात देकर कहीं ना कहीं लोगों को सलाम करने का मन करता है जी, कुछ तो बात है। तो उन्होंने भी कहा कि वो फ़ोन किया कि मैं डॉक्टर ये बोल रहा हूँ, यहाँ से आप जो काम कर रहे हो बहुत ही खुशी की बात है कि आपने ऐसा काम कर रहा हो। ठीक है कि आप जितना खर्च आपका होता है वहाँ पे है, अभी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, तो क्या खर्च बनती है आप बताओ। मैंने बताया से ऐसी बात है यहाँ पे, बट ठीक है मैं भेजता हूँ। अकाउंट नंबर हम भेजें, वहाँ से कुछ अमाउंट आ गई जी। अमाउंट भी अच्छी खासी आई। फर्स्ट बार में 1 लाख रुपये वहाँ से मुझे मिले, NMCH से और PMCH से, और उनकी डॉक्टर की टीम थी। वो करने के बाद उनकी टीम के द्वारा और हम जितनी भी टीम है सभी से बाद मीटिंग कर करके मैंने NH 31 शाहपुर कमाल जो बेगूसराय के रूट में आती है, वहाँ से वैसे लोग जो गुजर रहे थे, जो कि 4, 5, 10 दिनों से बस से सफ़र कर रहे थे, कोई पैदल जा रहे थे, जो कोई भूखा है, कोई किसी को पानी नसीब नहीं है। मैंने एक ऑटो किया, ऑटो पे बहुत सारा पानी रखा, बहुत सारा खाना बनवाया, चावल दाल हो जो भी हो, तरह तरह के खाने मैंने 1 से लेकर के 11 दिन तक लगातार 500 आदमी को पर डे मैंने वहाँ पर खिलाया। उस काम को देखकर जो हमारी टीम है NMCH और खुश हो गई कि मैंने इतना कम पैसा दिया, 11 दिन वो भी इतने आदमी कैसे खिला दिया, क्योंकि दिल साफ है तो ऑटोमेटिक है कि अच्छे काम करेंगे तो बरकत तो होगी होगी। मैंने वो काम देखने के बाद, और भी हमारे कज़न में भी डॉक्टर हैं, कानपुर में है, आँख के हैं, उन लोगों भी देखा, सहायता दिया कि आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो, वो भी भेजें। NMCH की और टीम ने भेजी, तब जाके मैंने ये काम मतलब लगातार करते आ रहा हूँ, अब तक कर रहा हूँ। सर, आपके इस अल हसनैन फाउंडेशन को किन किन लोगों ने अभी तक प्रोत्साहित किया है? जी सर, लॉकडाउन में मैंने जैसे जो काम किया, तो काम को देखने के साथ साथ हिंदुस्तान की मशहूर शायर डॉक्टर निखत अमरोही जी हैं जी, उन्होंने ट्वीट किया और अपने फेसबुक पे पोस्ट किया कि जो हमारे भाई जो काम कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है, या हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम, बेगूसराय का नाम रोशन कर रहे हैं। उनके बाद डॉक्टर तनवीर हसन भी ट्वीट किया, उन्होंने जामिया मिलिया से भी ट्वीट आई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ट्वीट आई। इस तरह से बहुत लोगों ने मुझे ट्वीट किया और कॉल से बात की कि कोई दिक्कत हो भाई तो मुझे बताना, मैं भी आपके साथ हूँ। इस तरह कर करके मैं अभी तक आगे बढ़ रहा हूँ। सर, आपके इस जज्बात को हमारा भी सलाम है।
जी सर। और कोई आदमी अगर आपके एनजीओ से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़ सकता है? देखिए सर, पहली बात तो है, सबके मन में ये भी आता है कि एनजीओ है तो बहुत सारे पैसे आते होंगे जी, लेकिन सर उसे मालूम नहीं होता कि 1 रुपया भी इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। कठिन। आजकल तो भीख में लोग अगर मांगने जाते हैं तो उसे प्यार से बोलना पड़ता है, अगर प्यार से नहीं बोलेंगे तो भीख भी नहीं मिलेगी जी। अब वो 1 रुपया से मिली, वो फ्री में नहीं मिली, जी, मैंने उसे दुआ दिया तब वो जाके 1 रुपया भीख मिलती है मुझे। इस टाइप से मैंने वो मतलब जो आदमी जुड़ना चाहते हैं उसके मन में अगर ये चीज़ ना हो तो हमारे एनजीओ में वो आते हैं, जुड़ते हैं। तो एनजीओ में जुड़ने से पहले उनके मन में 3 चीज़ आता है कि मैं अगर जुड़ूंगा तो हमसे पैसा लेंगे, लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं है। एनजीओ में जुड़ना एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो हमारे पास आएँ, जुड़ गए, एक हमारे मेंबर बढ़े। अब ऐसा नहीं कि पेमेंट हमारे पास पैसा कुछ देंगे तब वो हमारे मेंबर हो गए, एक हमारे साथ मिलकर जुड़कर काम कर देना हमारा भी एक बहुत बड़ी काम होती है सर। और दूसरी बात है ये है कि अगर काम भी नहीं करना चाहते हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए दुआ दें, वो भी एक बहुत बड़ा ही होता है सर। तो वो 3 चीज़ है, 3 चीज़ में भी किसी तरह करके वो हमारे एनजीओ से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के बाद सर उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा, उनकी गाँव में जो कमी होगी, हमारी फाउंडेशन कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं है, ये सभी के लिए है, हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलकर इसको चलाते हैं। जिसके जहाँ जो कमी होती है, किसी की शादी हो रही है, पैसे की कमी हो गई है, वहाँ पे 10-20 हज़ार की ज़रूरत है, तो हम लोग अपनी छोटी छोटी टीम मौजूद रहते हैं वहाँ पे करने के लिए। सर आने वाले वक्त के लिए भी इसकी शुभकामनाएं आपको। जी सर। सर आने वाले वक्त में इस एनजीओ की रूपरेखा क्या होगी? सर जिस तरह से अभी लग रहा है कि जिस तरह से लोग इस एनजीओ को साथ साथ मुझे भी चाह रहे हैं, एनजीओ चाहना मतलब मुझे भी चाहना, और तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अभी तो मैं प्रखंड अनुमंडल देख रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ पूरे बिहार में जहाँ भी किसी चीज़ की कमी होगी, खासकर शिक्षा में, जो स्टूडेंट पढ़ना चाहेंगे, पैसे के लिए पढ़ाई को छोड़ देते हैं, मैं उनके लिए साथ खड़ा रहूँगा। जो भी पढ़ाई करेंगे, मैं आगे यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, जहाँ से भी हो, उसके लिए पढ़ाई के लिए पूरा इंतजाम करके उन्हें पढ़ाई करवाऊँगा, ताकि हमारा बिहार एक शिक्षित हो और एजुकेशन में और भी आगे हो। अगर एनजीओ की बात करें तो वर्तमान समय में अभी बिहार बाढ़ से ग्रसित है जी, तो इस बाढ़ में आप किस तरह से लोगों की सहायता करना चाहेंगे? सर हम लोग अपने टीम से इसकी मीटिंग भी की है जी, और हमारे कज़न में डॉक्टर भी हैं। मैंने सबसे मीटिंग करके बात को रखी है कि जितनी टीम है फिर कुछ न कुछ योगदान दें, और कुछ बड़े लोग हैं जिनके द्वारा हम लोग चल पाते हैं जी, उनसे मिलें और एक रकम को इकट्ठा कर जो डिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाए, जो हमारा क्षेत्र है उसे तो मैं देख लूँ पहले। तो इस पे हम लोग काम कर रहे हैं, और जहाँ तक हो सके उसके लिए हमारे डॉक्टर की भी टीम इलाज के लिए भी रेडी है। जो दिक्कत उसे हो उसके लिए इलाज के साथ दवा भी हम लोग उसको मुहैया करवाएंगे, साथ साथ जो अनाज है वो भी मुहैया करवाएंगे। और नवंबर में हम लोग का कि इसमें बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं जी, कि 250 लोगों को, जो गरीब लोग हैं, 60 साल से पार कर चुके हैं, जिनके मतलब परिवार लोग हैं वो थोड़ा गरीब हैं, वो अपने माँ को नहीं देख पाते अच्छे से, उनकी आँख की रोशनी जा चुकी है, कमज़ोर है, मोतियाबिंद की प्रॉब्लम है। तो 250 लोगों का मैंने लिस्ट बनाया है ताकि 250 लोगों को अनुमंडल में आँख की ऑपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएं हैं अपने फाउंडेशन के द्वारा जी। इसके लिए मैंने सिविल सर्जन से बात भी की बेगूसराय करके, उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी काम है, मैं आपके सेंटर पर आकर एक बार विजिट कर लूँ, डॉक्टर का मैं जो डिग्री है वो चेक कर लूँ, तो मैं आपको प्रपोजल दे दूँगा, आप एक नंबर में काम करवा सकते हैं। सर आप हमेशा शिक्षा से जुड़े हुए रहते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं जी सर। तो आप अपने जो भी छात्र हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी युवा हैं, उनको क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं? सर मैं बिहार के सभी स्टूडेंट को एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई भी माँ बाप होता है और बच्चे जब मैट्रिक करते हैं, मैट्रिक करने के बाद हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा कुछ करे। बच्चे माँ बाप से दूर होकर हॉस्टल में जाकर पढ़ाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, माँ बाप को टेंशन लगी हुई होती है, उनके पेरेंट्स को टेंशन लगी हुई रहती है कि मेरा बच्चा कैसे होगा, वहाँ परेशान रहते हैं। तो माँ ही एक ऐसी दौलत है दुनिया में, वो तो खैर हम लोग सब जान रहे हैं। उस हर गरीब बच्चे की मतलब
कमी महसूस होती रहती है। और हम लोग क्या करते हैं, बाहर जाकर हॉस्टल में रहते हैं, अय्याशी करते हैं, घूमते फिरते हैं, पढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं होता। लेकिन माँ दिन ब दिन आशा लगा रहती है कि हमारा बच्चा कुछ कर कर बाहर से आएगा। कहीं ना कहीं माँ का ममता जुड़ा होता है जी। और उनके फादर वो तो और सोचते हैं कि बेटा हमारा कुछ कर रहा है, 2 साल के बाद डॉक्टर बन जाए, IPS बन जाए, IAS बन जाए। तो ये सब देखते हुए मुझे मैं सभी बिहार के स्टूडेंट से अपील करता हूँ कि माँ बाप के ममता को समझें, और वो बाहर पढ़ाई के लिए निकलते हैं तो समझ लें कि क्या माँ बाप के दिल पे बीत रही होती है। तो जो आप जितना दिन बाहर गुजरते हैं, टाइम को बर्बाद ना करें, पढ़ाई में मन लगाकर काम करें, पढ़ाई करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। क्योंकि माँ बाप जैसे ही बूढ़े होते हैं, बच्चे जैसे बड़े होते हैं, तब उन्हें लगता है कि मेरा सब कुछ सहारा मेरा ही बच्चा ही है। जब बच्चा ये बात समझ लेंगे कि माँ बाप को मुझे देखनी है, तो ऑटोमेटिक है कि वो पढ़ाई पर ध्यान देंगे। और जो पेरेंट्स के मन में जो है जिज्ञासा क्या ये बच्चा हमारा करने वाला है, वो पूरा हो जाएगा सर उनका। लेकिन ये उन्हें अपने आप को एक जुनून पैदा करना होगा, अपने आप में एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि मैं ये काम करने आया हूँ तो ये काम करूँ, ना कि मैं बर्बादी के रास्ता पर जाऊँ। आप देख रहे हैं सर कि फेसबुक व्हाट्सएप पे भी लोग जुड़े रहते हैं, तो वो भी एक टाइम से लिमिट होनी चाहिए। उसमें दुनिया का सारा चीज़ रखा हुआ है, हम उसे यूज़ करते हैं लेकिन यूज़ के हिसाब से नहीं करते हैं। जो काम की चीज़ें हैं उसे नहीं देखते हैं, बस बैठ गए हैं, फिल्म देख रहे हैं, ये वो ऐसे वैसे। लेकिन वो अगर चाहे खुद भी मोटिवेट खुद से करना चाहे तो दुनिया का सारा चीज़ पड़ा हुआ है, कुछ मोटिवेट देख ले, कुछ हिम्मत बढ़ा ले कि दुनिया में कैसे कैसे लोग आए, कैसे पढ़ के चले गए। हम तो उससे बहुत अच्छे हैं, हम हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम तो खैर सबसे अच्छे हैं, तो क्यों ना हम उनसे अच्छा कुछ और कर लें। तो ये उनको उठानी पड़ेगी, तब जाकर सक्सेस हो पाएंगे। हाँ, कहीं ना कहीं पापा का प्यार और माँ की ममता किसी न किसी बच्चे से जुड़ी रहती है। बिल्कुल। और किसी भी गार्जियन का ख्वाब होता है कि उनका पीढ़ी या उनका बच्चा एक बड़े मुकाम को हासिल करे। जी सर। लेकिन जिस तरह से आज गिरती शिक्षा में इसका एक ढलान सा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। सर, आप केवी स्टूडियो में आए, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं केवी स्टूडियो के सभी टीम का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि मुझे इस लायक आप लोग समझें, मुझे आप यहाँ बुलाएं और हमारे दिल के अंदर क्या है आपने जाना, और सभी लोग आपके माध्यम से जाने। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती है। मैं तो चाहता हूँ सर कि जो लोग कुछ दिल में छुपाए रखे हुए हैं, तो उनके लिए केवी स्टूडियो खुला हुआ सर है, वो आए बताएं अपने बारे में, मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, हमारी फाउंडेशन का बढ़ावा दिया, तो मैं आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ केवी स्टूडियो की सभी टीम को। मैं डॉक्टर रोशन कुमार का भी आभार प्रकट करता हूँ कि उसने इस बेगूसराय में केवी स्टूडियो का एक संचालन शुरू करवाए हैं। जी सर। और सभी के दिल में क्या है उन्होंने जानने की कोशिश की है, क्योंकि एक डॉक्टर होने के बावजूद भी लोग समझ रहे हैं कि एक डॉक्टर को एक समय नहीं मिलती है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर मतलब पेशेंट को देखते के साथ, इतनी बिजी रहने के साथ उनके दिल में ये ख्याल आई है कि केवी स्टूडियो का मैं ओपनिंग करवाऊँ। तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है सर कि वो इतना बिजी रहने के साथ में भी केवी स्टूडियो का संचालन स्टार्टिंग करवाए हैं। लोगों के हाल समाचार, दिल की बात को निकालने के लिए को बढ़ना चाह रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन चुकी है सर। ये मैं चाहता हूँ कि दिन पर दिन ये बढ़े। हमारी सभी टीम की दुआ है आप लोगों के साथ, सभी टीम को शुभकामनाएं हैं। सर, हम भी बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप हमारे बीच आए। इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं और हम आपको भी शुभकामनाएं देती हैं कि आपका अल हसनैन फाउंडेशन और ACSM कंप्यूटर सेंटर भी आप एक ऊंचाई की तरफ जाएं और बेगूसराय का नाम रोशन करें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं सैयद राशिद इकबाल, अल हसनैन फाउंडेशन के चेयरमैन और अपने ACSM कंप्यूटर सेंटर के डायरेक्टर, आपका छोटा भाई, आप सभी से अपील करता हूं कि इस केवी स्टूडियो के चैनल को, जो स्टार्स ऑफ बेगूसराय हैं, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस चैनल में कुछ भी आपको अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी शेयर, आपकी एक छोटी सी लाइक लोगों का बढ़ावा दे सकती है और मजबूत कर सकती है। बेगूसराय के
जाने माने डॉक्टर रोशन कुमार सर का के पेज है, ठीक है, आप कैमरा देखिए। कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। इस ग्रुप में आप लोग जुड़ें ताकि आपके समाज में जो भी समस्या हो इस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। और शेयर आपसे अगर नहीं हो पाती है तो आपके भी स्टूडियो के माध्यम से अपने आवाज़ को सभी तक पहुंचा सकते हैं।